दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग ह्यूमन राइट्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आज देखेंगे कि मानव अधिकारों के संरक्षण में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है, उसका मूल्यांकन कीजिए। जो हमारा मानव अधिकार है उसके संरक्षण में जो हमारा न्यायपालिका है, मतलब जो अदालत है, उसकी क्या भूमिका होता है, उसका मूल्यांकन करने के लिए कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको कुछ करना नहीं, आपको क्या करना है तो वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सके। अगर आप इसको अच्छे से समझ पाते हैं तो अगर क्वेश्चन को घुमा के भी देगा और आप समझ पाएंगे तभी जाकर क्या तो एग्जाम में लिख पाएंगे। अगर नहीं समझे रहेंगे तो आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। इसलिए क्या तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका सेक पेपर क्या है उस चीज को आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका तैयारी जल्द से जल्द कराया जा सके। आपने कहा कि आपका एमडीसी पेपर ह्यूमन राइट्स है तो उसका तैयारी करा दिया जा रहा है। अगर आपका सेक पेपर क्या है उसको कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। समझते हैं दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि भारत में न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का अंतिम रक्षक माना जाता है। हमारा जो देश भारत है उसमें न्यायपालिका को क्या माना जाता है तो नागरिकों के अधिकारों का अंतिम रक्षक माना जाता है। जब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है या उसके अधिकार छीने जाते हैं तो वह अदालत की शरण ले सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ क्या है तो अन्याय होता है या फिर उसके जो अधिकार हैं, जो मानव अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार है वो छीन लिया जाता है तो क्या है तो न्यायालय का शरण ले सकता है, न्यायालय में जाकर के अपील कर सकता है। खासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और उच्च न्यायालयों ने कई फैसलों के माध्यम से यह साबित किया है कि वे मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है या फिर जो हमारा उच्च न्यायालय है ये क्या है तो हमेशा तैयार रहता है हमारी सुरक्षा के लिए या फिर हमारे मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं न्यायपालिका की भूमिका। हमारे मौलिक अधिकारों के लिए या फिर जो हमारा मानव अधिकार है उसकी सुरक्षा के लिए न्यायपालिका की क्या भूमिका है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर अब देखना शुरू करते हैं। तो पहले जो यहाँ पर हम लोग इसकी भूमिका को देखेंगे वो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना इसका एक पहला भूमिका है। न्यायपालिका का सबसे बड़ा काम यह है कि वह संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हमारे लिए दिया गया, जो आम लोगों के लिए दिया गया, उसकी रक्षा करना सबसे पहला भूमिका है किसका, न्यायालयों का, ठीक है। अगर कोई सरकारी अधिकारी या फिर संस्था किसी व्यक्ति के साथ अन्याय करती है, जैसे बिना कारण गिरफ्तार करना, बोलने की आजादी छीनना, तो अदालत उसे रोक सकती है। अगर आपका अधिकार छीना गया है तो अदालत उसे वापस दिलाने का काम करती है, ठीक है। अगर आप ऑफिस में कहीं पर काम करते हैं, आपको बोलने का अधिकार नहीं रहता, आपसे जबरदस्ती ज्यादा काम करवाया जाता है, साथ में आपको पैसे भी कम दिए जा रहे हैं, तो इस तरह से जो आपका अधिकार है, जो आपका मानव अधिकार है, जो आपका मौलिक अधिकार, उसका हनन हो रहा है, तो जाकर के आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं और उससे न्याय ले सकते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इससे लोगों को सुरक्षा मिलती है और सरकार मनमानी नहीं कर पाती। इससे क्या है तो लोगों को सुरक्षा मिलता है और जो सरकार या फिर जो कोई भी कंपनी वो मनमानी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका सुरक्षा करना पहला इसका भूमिका है न्यायालय का। दूसरा जो इसका भूमिका वो है रीट जारी करके तुरंत राहत देना। न्यायालयों के पास क्या है तो एक शक्ति होता है रीट जारी करने का, ठीक है। रीट जारी करके किसी भी कह सकते हैं किसी भी फैसले को बदल सकते हैं और किसी भी फैसले को वो दे सकते हैं तुरंत के तुरंत। तो रीट जारी करके तुरंत राहत देना। न्यायपालिका के पास रीट नाम की विशेष शक्ति होती है जिससे वह तुरंत आदेश देकर किसी व्यक्ति को राहत दे सकती है। अगर न्यायालय चाहे तो रीट जारी करके क्या है तो किसी भी व्यक्ति को तुरंत राहत दे सकता है। अगर किसी को गलत तरीके से जेल में रखा गया है तो अदालत तुरंत उसे रिहा करने का आदेश दे सकती है। तो अदालत क्या है तो उसको तुरंत रिहा करने का आदेश दे सकता है। न्यायपालिका सिर्फ सुनती ही नहीं बल्कि तुरंत कार्रवाई भी कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है तो इसकी भूमिका है हमारे मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए। तीसरा जो यहाँ पर इसका भूमिका निभाता है जो न्यायालय वो भूमिका निभाता है कि जनहित याचिका जिसको बोलते हैं पीआईएल के माध्यम से मदद करना। पीआईएल के माध्यम से मदद करना। अब पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। तीसरा ये जो न्यायालय का काम है, न्यायालय का क्या है तो भूमिका है वो है जनहित याचिका के माध्यम से मदद करना। जनहित याचिका क्या होता है उसको थोड़ा सा समझिए। न्यायपालिका ने जनहित याचिका की व्यवस्था शुरू की जिससे कोई भी व्यक्ति दूसरों के अधिकारों के लिए अदालत जा सकता है। जैसे कोई भी हमारे भगवान का मजाक उड़ाता है, कोई भी हमारे जात का मजाक उड़ाता है, कोई हमारे समाज का मजाक उड़ाता है, तो हम जाकर के क्या एक्शन ले सकते हैं, कोर्ट में अपील कर सकते हैं, पीआईएल डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं पीआईएल, ठीक है। तो न्यायपालिका ने जनहित याचिका की व्यवस्था शुरू की है, मतलब आप दूसरों के लिए खुद से केस कर सकते हैं। अगर वो केस नहीं कर पा रहा है तो आप जाकर के उसके लिए केस लड़ सकते हैं, इस तरह से उसको बोलते हैं पीआईएल, ठीक है। कहा जा रहा है कि न्यायपालिका ने जनहित याचिका की व्यवस्था शुरू की जिससे कोई भी व्यक्ति दूसरों के अधिकारों के लिए अदालत जा सकता है। जैसे अगर किसी गांव में लोग दूषित पानी पी रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति उनकी तरफ से अदालत में केस कर सकता है। इससे गरीब और कमजोर लोग भी न्याय पा सकते हैं भले ही वे खुद अदालत ना जा सकें, ठीक है।
तो जनहित याचिका के माध्यम से क्या है, तो ये हमारी मदद करती है। जो हमारा कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो हमारे मानव अधिकारों का सुरक्षा करने में क्या करता है, भूमिका निभाता है। अगले यहाँ पर हम लोग इसकी भूमिका को देखेंगे, न्यायालय की भूमिका को देखेंगे, वो है गलत कानूनों को रोकना। जो सरकार के द्वारा गलत कानून बनाए जाते हैं, न्यायालय उनका समीक्षा करता है। अगर वो हमारे लिए गलत है, हमारे मौलिक अधिकारों के लिए गलत है, तो उस कानून को लौटा दिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा। ठीक है, क्योंकि न्यायालय किसी के अंडर काम नहीं करता। न्यायालय क्या है, तो स्वतंत्र है, एक स्वतंत्र निकाय है न्यायालय। ठीक है, तो गलत कानूनों को रोकना भी इसका काम है, ये इसका भूमिका है। न्यायपालिका यह देखती है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून सही है या फिर नहीं है। अगर कोई कानून लोगों के अधिकारों के खिलाफ है तो अदालत उससे रद्द कर सकती है। अगर कोई भी कानून जो बनाया गया है सरकार के द्वारा लोगों के खिलाफ है, उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए बनाया गया है, फिर उनका उल्लंघन होता है, तो उसको वो रद्द कर सकता है। जो न्यायालय उस कानून को रद्द कर सकता है। सरकार गलत कानून बनाएगी तो अदालत उससे रोक देगी। इससे सरकार अपनी सीमा में रहती है और लोगों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। तो गलत कानूनों को रोकना भी इसका क्या है, तो भूमिका है। न्यायालय का जो अगला भूमिका वो है मानव अधिकारों का दायरा बढ़ाना। जो हमारा अधिकार है, जो मानव अधिकार है, उसका दायरा बढ़ाना भी इसका भूमिका है। न्यायपालिका ने समय समय पर यह बताया है कि अधिकार केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर जरूरी पहलू को शामिल करते हैं। जैसे जीवन का अधिकार का मतलब सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि सम्मान से जीना, साफ वातावरण, शिक्षा, गोपनीयता भी है। इससे मानव अधिकार और मजबूत और व्यापक हो गए हैं। तो मानव अधिकारों का दायरा बढ़ाना भी इसका एक भूमिका रहा है न्यायपालिका का। ठीक है, ये कहता है कि सिर्फ जीवन का जो अधिकार आपको दिया गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको जेल में कैद करके रखा जाए, बिना कारण के आपको जेल में बांध दिया जाए, पैर हाथ बांध करके रख दिया जाए, पैर हाथ आपका काट दिया, सिर्फ जिंदा रखा है, तो इसका जीने का कोई मतलब थोड़ी हुआ। इसका मतलब ये है कि आपको सम्मान से जीने का अधिकार दिया जा रहा है, साफ वातावरण में आप जी पा रहे हैं, शिक्षा ले पा रहे हैं, गोपनीयता आपका सही है। ठीक है, मतलब एक आम व्यक्ति जैसे जी पाता है उससे से आपको भी मौका मिले जीने का। ठीक है, तो मानव अधिकारों का दायरा भी ये बढ़ाने का काम करता है। अगला जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो अगला भूमिका देखेंगे, वो है पीड़ितों को मुआवजा दिलाना। जो पीड़ित है, चाहे वो पुलिस के द्वारा पीड़ित हो या फिर किसी कंपनी के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा, तो मुआवजा दिलाने का ये काम करता है। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका ये लोग निभाते हैं, जो न्यायालय है। अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है तो अदालत सरकार को उसे मुआवजा देने का आदेश दे सकती है। अगर पुलिस की गलती से किसी की मृत्यु हो जाती है तो अदालत उसके परिवार को आर्थिक सहायता दिला सकती है। इससे पीड़ित को कुछ राहत मिलती है और दोषियों पर दबाव बनता है, और दोषियों पर क्या है, तो दबाव बनता है। तो ये भी इसका भूमिका है। न्यायालय का अगला जो भूमिका है वो है सरकार और प्रशासन पर नियंत्रण। ये सरकार और प्रशासन पर नियंत्रण करने का काम करते हैं। न्यायपालिका सरकार और अधिकारियों के काम पर नजर रखती है। जो न्यायपालिका है, सरकार क्या काम कर रहा है, सरकार क्या कानून बना रहा है, ठीक है, इन सब चीजों पर ये नजर रखता है। अगर कहीं गलत काम होता है तो अदालत उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। अदालत सरकार को सीमा में रहने के लिए मजबूर करती है। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और लोगों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि न्यायालय क्या है, तो सबसे ऊपर है। कोई सरकार न्यायालय से ऊपर नहीं है। ठीक है, जो न्यायालय कहेगा उसको सरकार को मानना पड़ेगा। मान लीजिए अगर कोई भी सरकार हमारे लिए कोई कानून बनाती है जिसके कारण हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो हमारा मानव अधिकार है, वो हनन होता है, उसका उल्लंघन होता है, या फिर वो कानून जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो चाहे तो उस कानून को रद्द कर सकता है। जो न्यायालय है, कोई भी न्यायालय उस कानून को रद्द कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने न्यायपालिका की भूमिका को समझ लिया। आगे हम लोग देख लेते हैं न्यायपालिका की कुछ अच्छी बातों को, मतलब नकारात्मक पक्ष को, कि न्यायपालिका का नकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष क्या है, उसका हम लोग नकारात्मक पक्ष को भी देखेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हम लोग देखेंगे। पहले जो न्यायपालिका का अच्छा बात है, फिर जो सकारात्मक पक्ष है, वो लोगों को न्याय मिलता है। इससे क्या है, तो लोगों को न्याय मिलता है। न्यायपालिका ने कई बार आम लोगों को उनके अधिकार दिलाए हैं। इससे लोगों का विश्वास बना रहता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से न्याय मिल सकता है, तो लोगों को न्याय मिलता है। ये इसका एक अच्छा बात है, सकारात्मक पक्ष है। न्यायपालिका का जो अगला सकारात्मक पक्ष है वो है लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। न्यायपालिका क्या है, तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करती है। जब लोगों को बोलने, सोचने और चुनाव करने की स्वतंत्रता मिलती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। यह काम न्यायपालिका ही करती है। ये क्या है, तो न्यायपालिका के द्वारा ये सारे काम कराए जाते हैं। तीसरा जो है इसके सकारात्मक पक्ष को देखेंगे वो है कमजोर लोगों की मदद। जो कमजोर लोग हैं उनका मदद कौन करता है, न्यायपालिका ही करता है। जैसे गरीब, अनपढ़ और कमजोर लोग भी अदालत के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, खासकर जनहित याचिका के जरिए। जो जनहित याचिका है, जैसे PIL, जो आपका PIL है, ठीक है, तो उसके माध्यम से जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, वो भी अदालत के माध्यम से क्या है, तो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। जैसे कई सारे जो मजदूर लोग हैं वो किसी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन उनसे क्या है, तो जबरदस्ती ज्यादा काम करवाया जा रहा है और पैसे कम दिए जा रहे हैं, और उनमें से किसी को ये पता नहीं कि वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं,
और वो क्या है तो केस नहीं कर पा रहे, अपने अधिकार को नहीं मांग पा रहे। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो देखते हैं कि वहां पर इस तरह से काम हो रहा है, तो वो चाहे तो उन लोगों के लिए जाकर के न्यायालय में अपील कर सकता है। उसको बोलते हैं पीआईएल या फिर जन याचिका। ठीक है, जन याचिका। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं न्यायपालिका की कुछ कमियां, फिर इसकी समस्याएं, या फिर कह सकते हैं जो नकारात्मक पक्ष है। पहला जो इसमें कमी देखने को मिलता है वो है न्याय मिलने में देरी। अक्सर आप देखते हैं कि जो न्यायालय का फैसला होता है उसमें कई वर्ष लग जाते हैं। तो न्यायालय में जो देरी होता है वो इसका एक कमी है, समस्या है। भारत में अदालतों में बहुत सारे केस होते हैं, इसलिए निर्णय आने में कई साल लग जाते हैं। पीड़ित को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है और देर से मिला न्याय कई बार अन्याय जैसा ही होता है। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर आप कोई अपराध के लिए जेल जाते हैं, जबकि वो अपराध आपने नहीं भी किया है, और फिर भी आपको वहां पर 10 साल रहने के बाद जो कोर्ट है वो आपको निर्दोष साबित करता है, निर्दोष घोषित करता है, तो आपको कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। वो जो आपके साथ न्याय हुआ वो भी अन्याय की तरह ही लगता है, क्योंकि जब आपने कोई काम किया ही नहीं, कोई गलत काम आपने किया ही नहीं, फिर भी आपको 10 साल तक जेल में रखा गया और बाद में पता चला कि आप निर्दोष थे, तो वो अन्याय हुआ या फिर न्याय हुआ? वो आपके साथ अन्याय हुआ, क्योंकि आपने कोई काम भी नहीं किया था वैसा। आगे जो इसकी सीमा है वो है खर्च ज्यादा होना। खर्च ज्यादा होना, अदालत में केस लड़ना महंगा होता है, वकील, फीस, समय सब लगता है। इससे गरीब लोग पूरी तरह से न्याय नहीं पा पाते। ठीक है, इससे क्या है तो गरीब लोग पूरी तरह न्याय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तीसरा जो इसका नकारात्मक पक्ष है वो है आदेश का पालन ना होना। आदेश का पालन ना होना, कई बार अदालत आदेश दे देती है लेकिन उसका सही तरीके से पालन नहीं होता। इससे न्यायपालिका की शक्ति थोड़ी कमजोर दिखती है। मतलब कई बार कह दिया गया कि मुआवजा दे दो इतना, लेकिन फिर क्या है तो अगर फिर वहां क्या समझौता हो जाता है, अगर 20 लाख में डन हुआ वहां पर, तो फिर यहाँ पर क्या समझौता हो जाता है कि आप 10 लाख लीजिए, 2 लाख ब्रोकर को दे देते हैं, दलाल को दे देते हैं, काम खत्म हो गया। तो इस तरह से समझौता हो जाता है, फिर से उसको डरा धम करके आधा पैसा दिया जाता है। तो इस तरह से जो न्यायालय के द्वारा बात कहा जाता है उसको नहीं माना जाता कई बार। चौथा जो पॉइंट है वो है न्यायिक सक्रियता पर विवाद। कुछ लोग मानते हैं कि न्यायपालिका कभी कभी ऐसे मामलों में भी हस्तक्षेप करती है जो सरकार का काम है। जो सरकार का काम है वो उसमें भी क्या है तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। इससे विवाद पैदा होता है कि अदालत अपनी सीमा पार कर रही है या फिर नहीं। तो इससे क्या है, न्यायिक सक्रियता पर भी विवाद होने को देखने को मिलता है। मतलब जो काम सरकार का है उसके ऊपर भी क्या है तो न्यायपालिका हस्तक्षेप कर देती है, जबकि न्यायपालिका तो एक स्वतंत्र निकाय है, वो चाहे तो जहां पर हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, तो न्यायपालिका की कुछ सीमाएं भी हमने यहाँ पर देख लिया। जो आपका मानवाधिकार है उसमें जो आपका न्यायालय है उसका क्या भूमिका होता है, उसके सकारात्मक पक्ष को हमने देख लिया, उसके नकारात्मक पक्ष भी हमने देख लिया। एक छोटा सा यहाँ पर निष्कर्ष लिखा है, उसको भी आप समझते चलिए। कहा जा रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य अदालतें भारत में मानवाधिकारों के सबसे मजबूत रक्षक हैं। ये लोगों को न्याय दिलाती हैं और सरकार को संविधान के अनुसार चलने के लिए बाध्य करती है। क्या करता है तो ये लोगों को न्याय दिलाता है और सरकार को संविधान के अनुसार चलने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, अगर न्यायालय ना रहे, अगर न्यायालय सरकार के अंडर चला जाए तो सरकार जो चाहे वो कर लेगी। ठीक है, जिसके कारण ये जो न्यायालय एक स्वतंत्र निकाय है, जिसके कारण सरकार का दबाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।